Hey everyone, this is राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। फाइनली आप नाइन्थ क्लास में हो चुके हो। बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ये फीलिंग आप तक ही रहेगी। आपको जो लग रहा था ना कि नाइन्थ में हो जाएंगे तो घर में कुछ इज्जत बढ़ जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब भी आपको मटर छीलने पड़ेंगे, अब भी आपको मार्केट में जा कर के धनिया लेके आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नाइन्थ में तो हो गए ना फाइनली। हमारी पहली वर्कशीट आ चुकी है, यानी स्कूल आपके अब भी रीओपन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं ये आप सभी को पता है। कब तक होंगे ये आपका क्वेश्चन कमेंट में आने वाला है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि 1 जुलाई से आपके स्कूल रीओपन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। चाहे वो जूनियर क्लासेस के ना हो, लेकिन आपके रीओपन हो जाएंगे और आपकी वर्कशीट तब तक आती रहेगी। हमें ये वर्कशीट करनी है, लेकिन टाइम पास नहीं करना है जैसा कि 8th क्लास में किया था, या जैसा कि 9th क्लास ने लास्ट ईयर शुरुआत में थोड़ा सा मिस्टेक की थी। हमें इनको सीरियसली लेके चलना है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन हो रही है बड़े अच्छे तरीके से। यानी आपका स्कूल आपके घर में चल रहा है। ओके, तो आपके घर में जो स्कूल चल रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। और चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 1। सब्जेक्ट आपका है SST सोशल साइंस, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। भाई हिस्ट्री के नाम से उबासियाँ मत लो, हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है अगर हम उसको ढंग से पढ़ते हैं, सीरियल वाइज पढ़ते हैं। सीरियल देखते हो ना आप, बीच में से पढ़े मज़ा नहीं आता, कुछ भी मज़ा नहीं आता, लेकिन सीरियल वाइज पढ़ें कहानी के तौर पे बड़ा मज़ा आता है। तो यही हिस्ट्री के साथ है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा चैप्टर रहेगा, फ्रांस की क्रांति। बड़ा अच्छा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्लास 9th का। तो इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 1। डेट रहेगी आज की 6 अप्रैल 2021। फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी, यानी कि ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इस आज की वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय, एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द कंडीशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। यानी फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, कब हुई थी भाई? 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी। ओके, 1789 में जब हुई थी, उस वक्त फ्रांस के सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी ये हमें समझना है। ओके, यानी कि 2 क्वेश्चन बनेंगे और इनमें से एक क्वेश्चन आपके मिड टर्म और एनुअल एग्जाम में 100% डेफिनेटली रहने वाला है। तो चलिए हम फ्रांस की तरफ चलते हैं। पहुंच गए हम फ्रांस और बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की। फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस वक्त 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू 3 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप थे? फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब आप ये सोच रहे होंगे ये एस्टेट क्या हो गया? एस्टेट मतलब आप ग्रुप कह सकते हो। जैसे यहाँ पे होता है ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे हम डिवाइड करते हैं ना, जनरली बोलते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी और उनको बोला जाता था फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में जो इंक्लूड थे, दीज वर प्रिस्ट्स। प्रिस्ट मतलब पुजारी, मतलब पादरी कह सकते हैं, चर्च के पादरी। ओके, यानी कि इंग्लिश में हम प्रिस्ट भी कहेंगे। सेकेंड एस्टेट इंक्लूडेड नोबेलिटी। नोबेलिटी मीन्स जो किंग होते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, भाई उसके भी रिलेटिव होते थे। जो मिनिस्टर्स होते थे, मिनिस्टर आज की तरह के नहीं होते, लेकिन मिनिस्टर जरूर होते थे। ओके, तो वो सब आते थे सेकेंड एस्टेट में। ओके, तो फर्स्ट एस्टेट, द प्रिस्ट वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड नोबेलिटी वर द पार्ट ऑफ द सेकेंड एस्टेट। अब एक और स्पेशल बात थी, ये जो दोनों एस्टेट थे दे हैड स्पेशल राइट्स। उनके पास स्पेशल राइट्स थे। दे वर हैविंग प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस को बोलते हैं स्पेशल राइट्स। ओके, यानी कि उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स थे बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि जन्म उस परिवार में हो गया, इसका मतलब उसको भी वो राइट्स मिल जाते थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट था, दैट वाज दीज 2 ग्रुप्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। यानी कि इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, मजे ही मजे थे इनके। ओके, उसके बाद तीसरा एस्टेट था। तीसरा एस्टेट मतलब जो रह गए प्रिस्ट एंड द नोबेलिटीज़ के अलावा जो रह गए वो सारे थर्ड एस्टेट में आते थे। उस थर्ड एस्टेट में भी 3 सब ग्रुप बने हुए थे। जिनके पास थोड़ा पैसा था, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, वो फर्स्ट ग्रुप में आते थे। सेकंड में थे पीजेंट्स और आर्टिसंस। थर्ड में थे लैंडलेस लेबर, स्मॉल फार्मर, सर्वेंट्स, वो थर्ड में आते थे। यानी कि यहाँ पर भी 3 ग्रुप बने थे, लेकिन सबके हालात एक जैसे ही थे थर्ड एस्टेट के, बिकॉज दे हैड टू पे ऑल टाइप ऑफ द टैक्सेस। यानी कि सारे टैक्स इन्हें ही देने पड़ते थे। एंड सबसे बुरी कंडीशन वो भी इन्हीं की थी। ओके, सो ये समझ में आया ना कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू द 3 ग्रुप्स, फर्स्ट एस्टेट,
second estate and the third estate. First estate means priest, second estate including the nobilities उसमें आते थे, and both these groups were having the special rights based on the birth. जन्म के आधार पर इनके पास special rights थे. They were exempted from paying the tax, मतलब इनको कोई टैक्स लगान नहीं देना होता था. थर्ड estate means बिजनेसमैन, लॉयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी हो गए, किसान हो गए, जो मजदूर हो गए, वो सब कुछ थर्ड एस्टेट में आते थे. देयर कंडीशन वॉज टू पैथेटिक, बहुत ख़राब हालात थे, सारे टैक्स इन्हें देने होते थे. युद्ध करता था इनका राजा और भरते थे बेचारे थर्ड एस्टेट वाले. अब गुस्सा होना तो जायज़ ही है, गुस्सा तो बनता ही है. ओके, अब कर भी क्या सकते थे, राजा था. अब राजा को तो ये भी नहीं कह सकते थे कि हम तुम्हारी पुंगी बजा देंगे, पर क्या करें, दे हैड टू, पे करना पड़ता था. तो ये तो बात हुई फ्रेंच सोसाइटी की. अब बात करते हैं हम वहाँ की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की, थोड़ा सा और देखते हैं. तो सबसे पहले हम सोशल कंडीशन से शुरुआत करते हैं. इसी बात को दोबारा रिपीट करते हैं. दैट एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू द 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और उसमें से द थर्ड एस्टेट था, they had to pay all types of the taxes. So the burden of paying the tax was entirely on the third estate. जो burden था टैक्स देने का वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था. ओके, तो ये पहला तो ये लिखेंगे उसकी कंडीशन क्या थी, तो इसमें एस्टेट का ही आपको बताना है. ओके, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन हाउ मेनी ग्रुप्स द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो अलग से क्वेश्चन आ सकता है. या फिर इकट्ठा अगर आता है, यानी कि एक साथ अगर पूछा जाता है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, तो पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा. सेकंड जो कंडीशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में वहाँ की फ्रांस की, दैट वाज द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स. शॉर्टेज मतलब कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी. और शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स मीन्स मतलब उसका मतलब ये था कि देयर वाज ए सब्सटेंस क्राइसिस. सब्सटेंस क्राइसिस मतलब जीने के भी लाले पड़े हुए थे, जब अनाज ही नहीं था खाने का. अब अनाज क्यों नहीं था भाई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. जनसंख्या, अधिक पॉपुलेशन का मतलब होता है अधिक पेट, अधिक पेट का मतलब होता है अधिक खाने वाले, लेकिन अनाज तो नहीं बढ़ा ना, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी. सेकंड, देयर वाज द कंडीशन, देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है. तो यानी समाज में दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स भी दो और भूखे भी मरो. तीसरी कंडीशन जो वहाँ की थी इकोनॉमिक कंडीशन, दैट देयर वाज द एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू द एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द बॉर्बन किंग्स. जो बॉर्बन किंग्स थे वो बड़े खर्चीले थे, दिल खोल के पैसे उछालते. भाई पैसे ऐसे नहीं उछालते जैसे आपने मूवी में देखा, मतलब खर्चे बहुत करते थे, ये महल में ये कर दो वो कर दो, लाइक दैट. ओके, सो ड्यू टू देज दैट लाइफ स्टाइल्स देयर ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, खजाना खाली हो चुका था. ओके, एक और भी प्रॉब्लम थी. ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स फ्रांस हैड डेब्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1-2 बिलियन लीवर्स. और इसके साथ साथ फ्रांस वॉज इन्वॉल्व इन द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स. लंबे समय तक वो युद्ध करते रहे थे, क्योंकि जो लुई 16 था उस वक्त वहाँ का राजा जो था, सम्राट था, बड़ा निकम्मा था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था उससे. तो उसके कारण भी देयर ट्रेजरी वॉज एम्प्टी. तो यहाँ पे अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी बिकॉज ऑफ फर्स्ट द एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द किंग्स, एंड सेकेंड वन इज दैट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, लंबे समय तक वो युद्ध करते रहते थे. उसमें एक लीवरेज जो वर्ड यूज़ किया गया, लीवर इसको बोल सकते हैं, ये उस वक्त वहाँ की करेंसी थी. जैसे अपने यहाँ पे रुपया होता ना, वैसे वहाँ पर लीवरे होते थे उस वक्त. उसके बाद एक और चीज़ थी वहाँ पे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड. लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल था. 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज द पीजेंट्स. किसान कितने थे? 90%. बट जो 60% लैंड थी दैट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नोबेलिटी, चर्च एंड द रिच क्लास ऑफ द थर्ड एस्टेट. यानी कि जो 60% ज़मीन थी धनवान लोगों के पास थी, 90% जो थे वो गरीब लोग थे, किसान थे, खेती करते थे, ज़मीन उनके पास नहीं थी. अब बताओ, ज़मीन उनके पास नहीं तो प्रोग्रेस क्या होगी? घंटा कुछ नहीं होना था ना, यही उनके साथ हो रहा था. ओके, तो ये थी वहाँ की कंडीशन. इसमें आपके 5 पॉइंट्स बनते हैं. पहले बताओगे फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. सेकंड में बताओगे देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ फूड. थर्ड में बताओगे दैट एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू द एक्स्ट्रावेजेंट लाइफस्टाइल. उसमें बताओगे लॉन्ग वॉर्स. और फिफ्थ में बताओगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. हो जाएगा ना, कर दोगे आप. समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट. और इसके लिए आपको क्या करना है, एक अलग से सेपरेट वर्कशीट की नोटबुक बनानी है. बाकी सब्जेक्ट में आई डोंट नो कि आप अगर एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे हिंदी को, साइंस को
एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश और सोशल साइंस की नोटबुक अलग ही आपको बनानी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। 5 इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट, और ये जो क्वेश्चंस हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिया गया है, हाउ वॉज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इंटू लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। सो द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू द 3 एस्टेट, 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी, ऊपर हमने बात की है 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी ना, ओके। एंड वो एस्टेट कौन से थे, द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड एस्टेट, 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट पीपल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे उनको टैक्स नहीं देना होता था। थर्ड एस्टेट हैड टू पे ऑल टाइप ऑफ द टैक्सेस। तो ये हम बताएंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, ओके क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रिस्ट कम्स अंडर विच एस्टेट ऑफ द सोसाइटी। प्रिस्ट है वो किस एस्टेट के अंडर आते थे, सो दे वर द पार्ट ऑफ फर्स्ट एस्टेट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनता है, विच एस्टेट गोट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। विच एस्टेट गोट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी किस एस्टेट को बाय बर्थ कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त थे। प्रिविलेजेस होता है स्पेशल राइट्स। द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट गोट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त थे। थर्ड के बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और यहाँ पर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये दिया गया है, वाई वॉज द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस एम्प्टी। फ्रांस का जो खजाना था, लॉकर था, वो खाली हो चुका था, क्यों हुआ ऐसा हमें बताना है, ओके। ये आपका 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में नहीं आएगा। ये है फर्स्ट जो इसका रीजन था, स्ट्रिंजेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेजर्स, मीन्स मिसमैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। जो कर इकट्ठा किया जाता था वो सिस्टम ही बड़ा गड़बड़ था। यानी कि फर्स्ट 2 एस्टेट जिनके पास पैसे थे उनसे टैक्स ही नहीं लेते थे। भाई खजाना तो खाली होना ही था। जिनके पास पैसे थे, जिनसे लेने थे उनसे ले नहीं रहे थे, जिनके पास नहीं थे उनसे ले रहे थे। बड़ा दिमाग घुमा हुआ था उनका। सो देर वॉज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम एट दैट टाइम। तो एक बड़ा कारण ये था। सेकेंड, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, लंबे टाइम तक युद्ध लड़ते रहे। अब सैनिकों आक्रमण करेंगे तो भाई पैसे तो लगेंगे इस चीज़ के। उसके बाद थर्ड, एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल के महल में काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता था, फालतू के खर्चे किए जाते थे, तो इससे भी खजाना खाली होना ही था। और फोर्थ है फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंच जो थे वो ज़बरदस्ती के पंचायती बन गए थे जाकर के अमेरिका में। भाई उनका युद्ध लड़ रहे थे अपने आप, बीच में कूदने को किसने बोला था। अब कूदे तो खजाना खाली हो गए, यहाँ पे सिट्टी बच गई, ओके। सो ये 4 कारण थे। पहला, मिसमैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। सेकंड, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, यानी लंबे युद्ध चले। थर्ड, एक्स्ट्रावेजेंट लाइफस्टाइल ऑफ द किंग्स। और फोर्थ है फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन सब के कारण फ्रांस का शाही खजाना खाली हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, जनरल है, समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि डू वी हैव सेम सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एज इट वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहे हैं कि जैसा फ्रेंच सोसाइटी में होता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में टैक्स सिस्टम, क्या वैसा ही हमारे पास है? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वहाँ पे तो ये था कि कुछ को टैक्स देना नहीं होता था, कुछ को देना होता था, ऐसा नहीं है, ओके। एक एग्जाम्पल भी देना है। नो, वी ऑल्सो हैव टैक्स सिस्टम बट नन ऑफ द सिटीजन इंजॉय स्पेशल स्टेटस एज इट वॉज देयर इन द फ्रेंच सोसाइटी। हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे टैक्स सिस्टम जरूर है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास स्पेशल राइट्स नहीं है जैसा कि फ्रेंच सोसाइटी में था। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, जीएसटी, दैट इज पेड बाय ऑल। चाहे वो पीएम हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, सबको एक समान रूप से ये जितना भी टैक्स बनता है वो पे करना होता है। किसी के पास स्पेशल राइट्स नहीं है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट्स भी करना है। उस कमेंट में आप लिखोगे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, ओके।
और आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और ऑप्शन भी आपके पास, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको वर्कशीट है वो 2 दिन पहले वहाँ पर दे दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।